नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पंजाब प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की तरफ से एक और बैठक आज सुबह 11 बजे बुलाई गई। इस बैठक में भी विधायकों के साथ हाईकमान की तरफ से भेजे गए तीनों पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन मंत्री सुखजिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति जता दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस विधायक दल की शनिवार शाम हुई बैठक में दल के नेता का फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। पंजाब में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद कैप्टन ने कहा कि मेरे ऊपर सरकार न चलाने का संदेह था, मैं कांग्रेसी नेता हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा। कैप्टन बोले, मेरे पास भविष्य की राजनीति के विकल्प हैं, अपने साथियों के साथ बात करके आगे का फैसला करूंगा, वक्त आने पर फैसला करूंगा। मैंने अपमानित महसूस किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस में रह पाना मुश्किल होगा या नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी के 52 साल पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए दिए हैं और इसके लिए काफी खुश भी हूं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि कैप्टन के इस्तीफे की कथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जब कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू के पंजाब में अध्यक्ष बना दिया था। गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब जहाज डूबता है तो हिचकोले खाता है। पंजाब कांग्रेस की आज कुछ यही स्थिति है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना सदा यही होता है। सिरसा में बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ किसानों पर दिए गए बयान के विरोध में स्वरूप कांग्रेस मुख्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी। रास्ते में ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सामना हो गया और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। भिवानी में कैप्टन के बयान के विरोध में बीजेपी ने कांग्रेस जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया। अंबाला में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट पर चोट पहुंचाने का मकसद कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा बीजेपी का प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर के आंदोलन शिफ्ट वाले बयान पर बीजेपी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस को जगाने के लिए शांतिपूर्ण धरने दिए जाएंगे। पंजाब में हरियाणा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस भी कैप्टन अमरिंदर के साथ खड़ी है। शैलजा का संदेश वायरल हो रहा जो हमारे विरोध के लिए है। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से रास्ता खुलवाने के लिए प्रदेश की राज्य स्तरीय समिति से बातचीत करेगी। इस मुद्दे को लेकर सरकार के अधिकारियों और किसान संगठन पदाधिकारियों के बीच 19 सितंबर को बैठक होगी। पिछले दिनों ही सरकार ने दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों और किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए राज्य पर एक समिति का गठन किया था, जिसमें डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल हैं। इस समिति के सदस्य अब दिल्ली सीमा के साथ लगते हुए रास्ते को खुलवाने के लिए रविवार सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने आरटीडीएसी सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें मिस इंडिया 2021 मनिका को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मनिका को अटल जल और जल शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एसीएस देवेंद्र सिंह ने मनिका को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। गुरुग्राम के रेलवे रोड स्थित रक्षक प्लाजा का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया। दर्जनों फ्लैटों की रजिस्ट्री तक करा दी गई।
डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर RS भट्ट की तरफ से रक्षक प्लाजा 2 नोटिस दिए गए। शिकायतकर्ता तरुण दुआ का कहना है कि गुरुग्राम में ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी भोली भाली जनता को बिल्डर सपना दिखाकर फंसा चुके हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 119 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शुभारंभ किया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद दौरे के दौरान इन सभी सड़कों का निरीक्षण किया था और उस दौरे में उन्होंने कहा था कि सड़कों का बुरा हाल है। वहीं सीएम मनोहर लाल की मेहनत से ये मामला कोर्ट से निपटा लिया गया है और तुरंत इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। कालावली के लोगों ने गांव को नगरपालिका बनाने के खिलाफ पंचायत करके गांव को पंचायत ही रहने देने की मांग की। पिछले दिनों कालावली को नगरपालिका कालावली से जोड़ने की प्रोसेस शुरू कर दी गई थी, जिसके विरोध में कालावली के लोगों की सुबह 7 बजे तक पंचायत हुई। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अभिजीत सिंह और सत्ता अंचल की है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गोवा में स्वास्थ्य कर्मचारी और कोरोना टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, लेकिन आज आप सभी ने दिन खास बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े और तेज वैक्सीनेशन अभियान की सफलता में गोवा अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कल रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। जन्मदिन तो आएगा और जाएगा, लेकिन कल के दिन ने मेरे दिल को छू लिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की तारीफ करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों की वजह से भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेडिकल फील्ड के लोग पिछले 2 सालों से जुटे हुए हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना में उन्होंने लड़ते हुए देशवासियों की मदद की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,121 नए मामले सामने आए। 39,633 रिकवरी हुए, जबकि 306 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,391 नए मामले सामने आए। एक दिन में 80 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में एक दिन में 47,000 एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 131 मरीजों की मौत। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में 24 घंटे में 1,003 नए मामले सामने आए। एक दिन में 18 लोगों की मौत। 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 41 नए मामले मिले। एक दिन में 44 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 404 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। 24 घंटे में 6 नए मामले सामने आए। एक दिन में 6 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 323। हरियाणा में 5 दिन में लगी 21 लाख लोगों को वैक्सीन। टीकाकरण सप्ताह के दौरान 21 लाख से ज्यादा लोगों को डोज दिए। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कल 3,63,719 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश ने वैक्सीनेशन महाअभियान में रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन में पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगे। सिरसा में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा शहीद भगत सिंह स्टेडियम में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। लगभग 200 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सिरसा में अब तक 10 बार इस शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 2300 लोगों को वैक्सीन का लाभ मिला। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में कोरोना के चलते होम्योपैथिक और यूनानी ओटीपी बंद कर दी गई थी, जिसे अब तक दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते मरीजों ने निजी डॉक्टर से इलाज कराना पड़ रहा है। यूनानी ओपीडी चलने के लिए विभाग ने पहले एक महिला डॉक्टर को
डेपुटेशन पर बुलाया था, लेकिन डेपुटेशन पीरियड पूरा होने के चलते उसे भी रिलीज कर दिया गया। 2 ओटीपी बंद होने से होने की वजह से अस्पताल में अब तीनों ओपीडी शुरू हो गई, तो यहां कोई भी सैंक्शन पोस्ट नहीं हुई थी। पिछले साल कोरोना के चलते इन ओपीडी बंद कर दिया गया था और सभी डॉक्टरों की ड्यूटी कोविड-19 में लगा दी गई थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आयोजित की गई महिला सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुबह 13 बसें चलाई गई। सभी बसें कोविड-19 मरीजों के लिए थी। चरखी दादरी डिपो प्रबंधक ने बताया कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक स्पेशल बसों द्वारा लाने और ले जाने की विशेष व्यवस्था की गई। ट्रैफिक मैनेजर दीपक ने बताया कि महिला लिखित परीक्षा के लिए रोडवेज विभाग की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए। 18 सितंबर के लिए 13 बसें चलाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है कि अब स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्रों को अनिवार्य रूप से बोर्ड की परीक्षा में लिया जाएगा। किसी भी बोर्ड यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य परीक्षाओं के लिए छात्रों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं की बोर्ड परीक्षा में पास कराना अनिवार्य किया। शिक्षा की नियमावली हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 और एजुकेशन 1985 के तहत हरियाणा बोर्ड के नियम लिए गए हैं। ये हरियाणा में किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे छात्रों को लेना होगा। हरियाणा की तमाम विधानसभाओं में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें नीट विद्यालय की पर्वतिया कॉलोनी की है, जहां लोग गंदे पानी से परेशान हैं। फरीदाबाद में सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि फरीदाबाद, बड़खड़ और एनआईटी, बल्लभगढ़, तिगांव, पृथला तमाम विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सोहना में सरकारी कार्यालय से लेट लतीफी कर्मचारियों पर जल्द गाज गिर सकती है। एसडीएम ने निर्देश दिए कि जल्द ही सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करा। एसडीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय में जो भी अधिकारी मौजूद नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने नगर परिषद अधिकारियों की एक मीटिंग ली और सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट का ब्यूरो नगर में बातचीत की। रादौर में शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन ट्रैफिक नियमों को लेकर पूरी तरह सुस्त नजर आया। स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। महम में राज्यसभा सांसद ने राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 15 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। रामचंद्र ने बताया कि स्टूडेंट्स ओलंपिक खेलों का शुभारंभ महम में ही हुआ था और एक बार फिर से प्रतियोगिता का आयोजन महम में ही हो रहा है, जो काफी अहम है। करनाल के पास नीलोखेड़ी के पास बीते 14 सितंबर को 3 लाख की लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया कि चाचा भतीजे ने ही 3 लाख हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी। टोहाना में सीआईए टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लाखों रुपए की हेरोइन सहित बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपनी पहचान भूना निवासी विक्रम और विकी के रूप में बताई। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि सीआईए टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सप्लायर के बारे में पूछताछ के लिए रिमांड पर भेज दिया। पृथला के सिकरी स्थित काजल नर्सिंग होम में चेकअप कराने गई महिला और उसके परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट की। अस्पताल में मौजूद अस्पताल कर्मचारियों ने महिला के परिजनों के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। डिलीवरी कराने के बाद पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी डिलीवरी में अस्पताल के कर्मचारियों ने लापरवाही बरती और डिलीवरी करने के लिए उनसे कम से कम 10 इंजेक्शन भी लगा दिए। कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए थे। बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से बंद थी। इसी दौरान रेवाड़ी के कोसली गांव में आरपीएस कॉलोनी के विद्यार्थियों ने शिक्षा से क्षेत्र में इतिहास रच दिया। बताया जा रहा है कि आरपीएस कॉलोनी में 27 छात्रों में 20 छात्रों का आईआईटी में चयन हो गया। गोली लगने से दोनों लोगों की हालत गंभीर हो गई। बदमाशों ने दुकानदार में और पूर्व एमसी पर फायरिंग की।
दोनों घायलों का प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर इलाज जारी है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बदमाशों की पहचान बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया। पानीपत के चुलकाना रोड पर बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने देर रात 2 लोगों को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। कैथल में लगातार अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिले में 105 कॉलोनियां वैध है, जबकि 152 अवैध। चीका में भी अवैध कॉलोनियों की संख्या 45 हो चुकी है। वैध कॉलोनियां सिर्फ 14 ही बची है। अवैध कॉलोनियां निर्माण के लिए बिल्डर शहर से सटी 1.5 से 3 एकड़ की खेती को जमीन का चयन कर रहे हैं। रेवाड़ी के गांव में एक गरीब राजमिस्त्री है, जिसकी पुरानी और खंडर घर की खुदाई के दौरान प्राचीन काल के 3 बाण और धनुष मिले हैं। इसके साथ ही सिक्के भी मिले। रेवाड़ी के कवाली गांव से सोनू ने बताया कि सतन मिस्त्री के बहुत पुराने मकान में खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान मकान से 3 तीर और 1800 सन के कुछ सिक्के मिले। उन्होंने तहसीलदार को दिए। वहीं गांव वाले प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि गरीब सतन मिस्त्री की ईमानदारी से पुरातत्व विभाग को कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक लखनऊ में हुई। जीएसटी परिसर की इस बैठक में पहले से ही कई अटकलें थी। इस बार शायद पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। जीएसटी परिसर की बैठक में विदेशों से आयात की जाने वाली कुछ जीवन रक्षक दवाओं की जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया। जीएसटी काउंसिलिंग ने कोरोना महामारी के दौरान इसके इलाज से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी दर कम किया था। जीएसटी काउंसिलिंग ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं को भी सस्ता कर दिया। जीएसटी परिसर ने एक और अहम फैसला ट्रांसपोर्ट की तरफ से लिया। राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रकों पर राष्ट्रीय परमिशन शुल्क वसूलती है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्विगी जोमैटो से फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाने पर अतिरिक्त टैक्स दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबूलाल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थामने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजनीति में संन्यास लेना गलत। बाबूलाल सुप्रियो ने कहा कि मैंने कहा था कि मेरा राजनीति से मोह भंग हो गया है। मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने बंगाल के लिए काम किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें ताजिक, हजारा और उज्बेक्स भी शामिल होंगे। इससे पहले एससीओ सदस्य देशों से कहा था कि युद्धग्रस्त में जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समावेशी सरकार का होना महत्वपूर्ण है। आईपीएल 14 के दूसरे चरण का आगाज आज से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मैच यूएई में खेले जाएंगे। दूसरे हिस्से का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। बता दें कि कई टीमों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद आईपीएल 14 को 4 मई को स्थगित कर दिया गया था। अब तक 29 मैच खेले गए थे। सीजन के 31 मैच बचे हैं, जो कि 27 को खेले जाएंगे। आईपीएल 14 के बचे हुए मुकाबले दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। इस सीजन में 13 मैच दुबई, 10 मैच शारजाह और 8 अबू धाबी में खेले जाएंगे।